चक्का खा गई मेरी प्यारी अंजलि। हाँ, मैं इतनी आसानी से पीछे नहीं छूटेगा मुझसे। छोड़ो हमारा हाथ। ये तो क्या चिल्लाओगी? चिल्ला। देखो हम। हाँ, हम फिर आएंगे बहुत जल्दी। बताना कौन था वो? बोलती काहे नहीं? वहां तो बड़ा हाथ पे हाथ पकड़े खड़ी थी उसका। मम्मी, हमने हाथ नहीं पकड़ा था, वो प्रदीप था, हमारा पहला पति। पति? हमरी तो किस्मत ही फूट गई। एक तो उम्र से बड़ी औरत से अपने बेटे की शादी करा दी, ऊपर से पति भी आ धमका। अब समझ में आ रहा है माँ कि रोज मंदिर किस भगवान के दर्शन के लिए जाती थी। नहीं विजय, ऐसा नहीं है। हमने खुद उसे इतने सालों बाद देखा। अरे हम खुद चौंक गए थे उसे चौंक गए देखकर। थे? क्या पुराने आशिक को देख के पुराने दिन याद आ गए? विजय, बहुत हो गया। हमारी पहली शादी, हमारा पहला पति, सब कुछ बताया आप लोगों को, कुछ नहीं छुपाया आपसे। और जरूरत आप लोगों को थी। हमारे पापा ने आपकी मदद की थी, पर आप लोगों ने हमारी कद्र नहीं समझी। हमें भी नहीं रहना ऐसे मतलबी लोगों के साथ। जा रहे हैं हम विजय अपने घर। बुद्धि खोड़ी लाल लगान, खाए चना और बोले बादाम। अंजलि बेटा, एक बार और सोच। नहीं पापा, अब हम विजय के पास नहीं जाना चाहते। अब हमसे और सहन नहीं होता है पापा। बेटा, सहना तो तुझे यहां भी पड़ेगा। तू तो अपने भाई भाभी को जानती है ना। अब ये दोनों बिजनेस भी संभाल रहे हैं। अब हम में ताकत नहीं है अपनों से लड़ने की। पर पापा, क्या हमारे इस घर पे कोई हक नहीं है? बेटा, ये 30 लाख की एफडी है, ये मैंने तेरे लिए बनवाई थी। बेटा, किसी को बताना मत। ये एफडी 1 साल में मैच्योर भी हो जाएगी। बेटा, तब तक एक कोशिश करके देख ले, शायद विजय का दिल तू जीत पाए। वाह अंजलि जी, आप तो बेशर्मी की बुलंदियां छू रही हैं। नहीं, आते ही अपने पुराने पतिदेव से मिलने निकल पड़ी। विजय, हम मंदिर जा रहे हैं। हमें मंदिर जाके थोड़ा सुकून मिलता है। और अगर आपको हमारे ऊपर शक है तो आप भी चलिए ना हमारे साथ। अरे नहीं, तुम्हारा रंगरलिया देखने का कोई शौक नहीं है हमें, और मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मंदिर जाने में क्या दिक्कत है विजय? तुम मंदिर नहीं जाओगी, हम जा रहे हैं ना प्रभु से तुम्हारे लिए सद्बुद्धि मांगने। चलो विजय बेटा, हमको मंदिर छोड़ देना, तुम वहां से ऑफिस निकल जाना। जी माँ। लेकिन विजय, हम रोज मंदिर जाते हैं। रोज मंदिर जाती थी, पर आज नहीं जाना। लेकिन क्यों? बोला ना, ना मतलब ना। एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व रहे होंगे। सर, दरवाजे पर कहीं भी फोर्स एंट्री के निशान नहीं है। तो मुमकिन है अंजलि ने किसी ने बंद कर दिया था। सर, हमारा भी। तो आप लोग बाहर कैसे? हमारे घर का दरवाजा तो विजय ने खोला। हाँ साहब। हाँ सर, हम लाश को देख के बहुत डर गए थे सर, इसलिए सर हम बाहर मदद के लिए आए थे, पर कुछ दिखा ही नहीं सर। पड़ोसी से बहुत आवाजें आ रही थी सर, इसलिए मैंने जाके दरवाजा खोल दिया। घर में घुसने से पहले पड़ोसी की कुंडी बंद की गई। तो जो भी किया गया बड़ी प्लानिंग से किया गया। पिछले दिनों आपने किसी ऐसे अनजान आदमी को यहाँ पर देखा जिसको देखकर आपको कुछ अजीब लगा? सर, पड़ोसियों के घर को बाहर से लॉक करना, इतनी आसानी से घर के अंदर घुसना, उसके बाद लूट, फिर रेप और मर्डर। ऐसा लग रहा है कि शायद मेन मोटिव लूट का नहीं बल्कि दुश्मनी का था।
अगर कत्ल का मकसद दुश्मनी निकालना था तो सवाल यह है कि दुश्मनी किससे निकालेगी, अंजलि से या अंजलि को मारकर उसके परिवार से? सर आसपास कोई सीसीटीवी नहीं है, पूरा घर छान मारा पर कोई मर्डर वेपन नहीं है। कौन लोग थे, कहाँ से आए, कहाँ गए, किसी ने नहीं देखा। अंजलि और विजय का बैकग्राउंड खंगालो। विजय का ड्राइवर। तो ये कौन है? ये दुलारी है, अंजलि के घर में काम करती थी। कल शाम को सब्जी लेने बाजार गई थी, उसके बाद से घर लौटी नहीं। तो क्या इस कांड के पीछे इन दोनों का हाथ हो सकता है? पूरे चांसेस हैं सर। ये दीनाराम जिस घर में रहता था उसके मकान मालिक से बात की मैंने। उसने बताया कि दीनाराम ने 2 दिन पहले घर छोड़ दिया था। मतलब सब कुछ वेल प्लान तरीके से किया गया। और एक बात मुझे अभी भी खटक रही है, अगर अंजलि के घर में घुसकर मकसद लूट करना, रेप करना, उसका मर्डर करना भी था, तो इतनी ब्रुटैलिटी से मर्डर, अंजलि का कत्ल इतनी बेरहमी से क्यों किया गया? उसकी अंजलि तो वापस जाना नहीं चाहती, हमने ही उसे वापस भेजा। काश हम उसे मना कर देते। विजय ने ही मारा है मेरी बेटी को। देखिए, हम पूछताछ कर रहे हैं, जो भी गुनहगार होंगे उन्हें सजा जरूर मिलेगी। अंजलि की किस्मत ही खराब थी, उसका पहला पति भी बहुत ही कमीना निकला और दूसरा पहला पति प्रदीप बहुत ही कमीना आदमी है वो। चक्का खा गई मेरी प्यारी अंजलि। प्रदीप बहुत ही मारता था मेरी बेटी को, बड़ी मुश्किल से उससे छुटकारा दिलवाया था, लेकिन ये विजय उससे भी बड़ा कमीना निकला, बहुत ही गिरा हुआ था सर वो। तो विजय और अंजलि की शादी कैसे हुई? आई मीन, अंजलि पहले से शादीशुदा थी और विजय से उम्र में भी काफी बड़ी थी। विजय हमारे साथ बिजनेस करता था और उसे हमें 8 लाख रुपया देने थे, तो इसी सिलसिले में वो हमारे घर पर आता था और अंजलि को देखता था और उसे अंजलि पसंद आ गई। उसने शादी की बात छेड़ी और हमने हाँ कर दी, लेकिन साहब हमने उसे अंजलि की पहली शादी के बारे में सब कुछ बता दिया था और वो मान गया था। उसकी अच्छाई को देखकर हमने वो 8 लाख रुपए भी माफ कर दिए थे साहब। लेकिन साहब इतना सब कुछ करने के बाद भी उसने मेरी बेटी के साथ। आओ। सिर्फ एक डायवर्जन था, असली मकसद दुश्मनी निकालना ही था। पूरी फैमिली की डिटेल्स निकलो और दीनाराम के साथ जो मेट थी, क्या नाम है? दुलारी। पता करो इस वक्त दोनों का। और प्रदीप का पता करो। ओके सर। हेलो। वाह दीनानाथ जी, तुम तो बड़े झूठे निकले। अभी तो कह रहे थे कि नोटों से नहला दूंगा, अब? अरे मेरी प्यारी दुलारी, नोट कहाँ भागे जा रहे हैं? चल। चेक कर सर। बताता हूँ सर, वो हम दुलारी से बहुत प्यार करते हैं सर। वो शादीशुदा है लेकिन अपने पति से परेशान थी और सर मैं पैसों की किल्लत से, इसलिए सर सोचा कि अगर पैसों का कहीं से जुगाड़ हो जाए तो हम दुलारी को लेकर कहीं दूर चले जाएंगे। इसलिए जब विजय बाबू ने हमें 5 लाख रुपए दिए तो हमें लगा कि यही सही मौका है। मौका देखकर तूने अंजलि का पहले रेप किया और फिर मर्डर किया। ऐसा मत बोलिए साहब, हम तो दीनाराम से प्यार करते हैं, इसलिए उसके साथ चले आए। हमने किसी को नहीं मारा और दीनाराम ने भी किसी को नहीं मारा होगा। ये दीनाराम ये तो कबूल कर रहा है कि उसके घर से जो कैश रिकवर हुआ वो वही कैश है जो विजय ने उसे दिया था, लेकिन इस बात से साफ मना कर रहा है कि अंजलि के कत्ल और रेप से उसका कोई ताल्लुक है। दुलारी भी यही कह रही है सर, लेकिन अगर इन दोनों ने कुछ नहीं किया तो फिर किसने किया? अंजलि के घर से 50,000 कैश और तकरीबन 8 लाख की ज्वेलरी चोरी हुई थी। तो जिसने भी ये कांड किया है, कैश तो उड़ा दिया होगा पर गहने वो अभी तक संभाल के रखे होंगे। मामला ठंडा होने का इंतजार रहा होगा, लेकिन गहने बेचे जरूर जाएंगे। शहर के जितने भी ज्वेलर्स हैं सब जगह अपने आदमी तैनात करो। ओके सर।
सुहाद्या, सुहाद्या, कहाँ है बेटा? सुहाद्या, पता नहीं ये लड़का कहाँ चला गया। जयंती भाभी, मैंने सुहाद्या को हर जगह देखा पर वो कहीं नहीं दिख रहा है। क्या? सुहाद्या, 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 अरे क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रहे हो तुम लोग? अरे सुहाद्या कहीं मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ छुप गया है। अभी 1-2 घंटे पहले तो मेरे साथ वो लुका छिपी थी। तुम दोनों मियाँ बीवी में अक्सर झगड़े होते थे। सर हम मानते हैं कि अंजलि को हम पसंद नहीं करते थे, लेकिन सर उसको मारकर हम अपनी जिंदगी कहाँ बर्बाद करेंगे? इतना तो हमें भी पता है कि अंजलि को तुमने नहीं मारा। ये किसी प्रोफेशनल का काम है, किसी प्रोफेशनल सुपारी किलर का। अब अंजलि की सुपारी तुमने नहीं दी तो अंजलि की सुपारी और कौन दे सकता है? सर प्रदीप दे सकता है, हमारी पत्नी का पहला पति। जी दीदी, 2 दिन से बच्चे भूखे हैं, बहुत भूख लगी है दीदी, खाने को कुछ मिलेगा? ठीक है, तुम रुको, मैं कुछ लेकर आती हूँ। शायद उसको पता नहीं कि उसने कितनी भयानक वारदात देखी है। और सर अगर सुहाद्या की माने तो डॉक्टर अजीत और उसके भाई की बीवी रूपा, दोनों के बीच में अफेयर चल रहा था सर। सर ये भी तो हो सकता है कि जिसने रूपा और अजीत का मर्डर किया वो और कोई नहीं बल्कि मनीष। उसे रूपा और अपने भाई के अफेयर के बारे में पता चल गया हो और उसने। और जब रेप हो रहा था तब जो औरत वहां पर मौजूद थी वो जयंती हो सकती है। जयंती और मनीष दोनों के फोन बंद हैं। पता करो इन देवर भाभी के बारे में। सर पार्टनर, तुम्हारी भाभी जयंती, बताओ। ना हमने कोई क्राइम किया है, ना जयंती भाभी ने, वो तो अपने मायके गई हुई है। हाँ सर, हम अपने मायके गए हुए थे। आपके देवर मनीष का कहना है कि आपके पति और आपकी देवरानी रूपा के बीच कोई गलत संबंध नहीं थे। झूठ बोल रहे हैं सर, मनीष भाई साहब को सब पता था। दरअसल रूपा और अजीत के रिश्ते को उन्होंने ही बढ़ावा दिया था। क्या? दरअसल मनीष भाई साहब कुछ कमाते नहीं थे, सारी जिम्मेदारी हमारे पति पर थी। उनके टुकड़ों पर पल रहे थे, इसलिए मनीष भाई साहब अपनी बीवी रूपा को हमारे पति अजीत के पास भेजते थे। और आप ये सब सह रही थी? और कोई चारा भी तो नहीं था सर, क्या करते? हमारे बेटे की कंडीशन तो आप जानते हैं ना, उसकी दवाइयाँ, उसके भविष्य के बारे में हम नहीं सोचते तो और कौन सोचता। पर कुछ वक्त से अजीत ने अपनी बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। जो हरकतें वो बंद कमरे में करता था वो खुलेआम होने लगी। बस हमारा सब्र खत्म हो गया, इसलिए हम अपने मायके चले गए। सर, हमने अजीत और रूपा को नहीं मारा है, हम सच कह रहे, हम अपने बच्चे की कसम खा के कहते हैं। वक्त तेजी से गुजर रहा था और पुलिस पर दबाव बनता जा रहा था। अब जरूरी था कि पुलिस कोई नए तरीके आजमाए। सर सभी ज्वेलर्स को अलर्ट पे रखा है, लेकिन अभी तक कोई भी ज्वेलरी बेचने आया नहीं है। तो शायद हमें अपना तरीका बदलना पड़ेगा। अभी तक हम ज्वेलर शॉप पे फोकस कर रहे हैं, जबकि काले धंधे अक्सर रात के काले अंधेरों में किए जाते हैं। एक काम करो, जितने भी लोग इस तरह के गहने बेचने और खरीदने के सस्पेक्ट हैं, सबकी लिस्टिंग करो, सबके घरों के बाहर सिविल ड्रेस में अपने आदमी तैनात करो, नजर रखवाओ दिन रात। ओके सर। पुलिस को कुछ वक्त लगा, चोरी के जेवर बेचने वालों पर उन्होंने सख्त निगाह रखी और बसंत नाम के एक शख्स पर उनकी निगाह आकर टिक गई। बसंत जौहरी था, लेकिन चोरी के गहनों की खरीद बिक्री वो अपने घर से करता था, वो भी उन लोगों के साथ जिन्हें वो पहले से जानता था। पुलिस के लिए काम कर रहे खबरी पहले चोरी चकारी में सम्मिलित थे। पुलिस ने उनकी मदद ली, जाल बिछाया और बसंत को धर दबोचा। या तो चोरी का माल खरीदने के जुर्म में हम तुझे यहीं रख दें लॉकअप में, या फिर अगर तुझे बचना है तो हमारी मदद कर। ठीक है साहब, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सर मेरे पास उनका नाम पता कुछ नहीं है। जब भी उनके पास कुछ माल आता तो वो मेरे पास खुद आते हैं। हमारे आदमी 24 घंटे तुम्हारे घर पर तैनात रहेंगे, गलती से भी गलती करने की सोचना मत। नहीं साहब। पुलिस ने बसंत के घर पर दिन रात पहरा लगाए रखा। हफ्ते गुजर गए, महीने गुजर गए, पुलिस ने अपना सब्र बनाए रखा और 78 दिन बाद बसंत के घर एक दस्तक हुई। बसंत भाई से मिलना। अरे कौन है साहब, कौन है? विशाल चेक करो थाला।
साहब मैं अरविंद हूँ, ये शंकर है। साहब वो जेवरात हमें रास्ते में पड़े मिले थे, चोरी नहीं किए। उनको बसंत भाई के पास बेचने के लिए ले जा रहे थे, चोरी नहीं की साहब हमने। आपको लगता है कि इस उम्र में हम चोरी चकारी करेंगे? हम मामूली से इंसान है साहब, एक टोकरी चाकरी करने वाले। वो गहने नीचे पड़े दिखे ना तो लालच आ गया साहब और चले गए बसंत भाई के पास। तुम लोग नौकरी पेशे वाले मामूली लोग हो ना, तो चोरी चकारी का माल खरीदने वाले बसंत को कैसे जानते हो? वो क्या? जब तक सच ना बोले मरम्मत चालू रखो। चोरी नहीं की साहब, तो और कौन कौन शामिल है तुम्हारे ग्रुप में? बोल दो, छोड़ दूंगा। छोड़ दीजिए साहब, डर लग रही है साहब। पर्सनल वेंडेटा का केस समझ रहे थे, बट आई थिंक ये दोनों केसेस पर्सनल नहीं, किसी प्रोफेशनल ग्रुप का काम है। ए, जा बलि देकर आ और प्रसाद लेकर आ। कृष्णा आजा। हम ऑटो का वेट कर रही थी। अरे मैं भी थाने जा रहा हूँ, आइए ना, छोड़ता हूँ मैं आपको। थैंक यू। बैठिए। मैम, टायर पंक्चर हो गया। यहाँ तो आसपास मैकेनिक भी नहीं मिलेगा रतन। लगा है? क्या रास्ता कहाँ है? ओके सर। रुका ही तो नहीं जाता। ऐसी कड़क औरत कहाँ रोज रोज मिलती है? बकवास बंद कर, बाहर आ। पुलिस वाली है, जब तक ये हमारे पास है पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। एक बार हम लोग यहाँ से निकल जाएं, फिर तेरे को जो करना है कर लेना। सर हमारी खबरों से भी पता नहीं चल रहा है कि एसआई आस्था इस वक्त कहाँ पर है और किस हालत में है। और ये अरविंद और शंकर, इन दोनों को 24 घंटे से भूखा रखा है। इनकी पिटाई भी किया सर, लेकिन दोनों अब भी एक ही बात बोल रहे हैं कि वो निर्दोष हैं। त्रिपाठी, मैं ये कुछ पुराने केसेस देख रहा था। इसमें साउथ का गैंग है पांडुपालिया, जो लोगों के घर में घुसकर रेप करता है, मर्डर करता है और चोरी चकारी करता है। इस गैंग के बारे में मैंने भी सुना है। ये साउथ के कोई आदिवासी या बंजारी लोग हैं, लेकिन सर ये लोग अभी तक नॉर्थ इंडिया में एक्टिव नहीं हुए। हाँ, बट इनकी जो मोडस ऑपरेंडी है वो सेम है जैसे हमारे यहाँ हो रहा है। ये जिस भी मोहल्ले में घुसते हैं, सबसे पहले मोहल्ले में घुसकर पड़ोसियों के घर की कुंडी बाहर से बंद कर देते हैं, फिर दरवाज़ा नॉक करते हैं और दरवाज़ा खुलते ही जो भी शख्स सबसे पहले इनके सामने आता है उसके सर पर पट का जो माल है उसे बेचने के लिए गिरोह के यंग लोग नहीं बल्कि बुजुर्ग लोग जाते हैं, ताकि किसी को अरविंद और शंकर की रिमांड कब खत्म हो रही? 10 दिन बाद सर। और पूर्णिमा कब? 4 दिन बाद। अरविंद और शंकर से कहो कि 10 दिन से पहले हम उन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। ओके सर। त्रिपाठी सर। मुझे इसलिए साहब को तो पहले से बोल के रखा हूँ कि शरद पूर्णिमा की पूजा की छुट्टी मुझे चाहिए। सर छुट्टी बुलाता है पूजा की। सब शरद पूर्णिमा की छुट्टी चाहिए सर। सब लोग शरद पूर्णिमा पे छुट्टी मांगेंगे तो थाने में कौन बैठेगा? हाँ? साहब एक मिनट आइए ना। साहब बात सुनिए साहब। क्या हुआ? क्यों साहब सब चिल्ला रहे हो? हाँ? हम लोगों को कब छोड़ेंगे? 6-7 दिन लगेंगे साहब। बहुत देर हो जाएगी साहब, 1-2 दिन में छोड़ दीजिए ना। अभी इनको जो बोला सुना नहीं तुमने? कम से कम 6-7 दिन लगेंगे, समझ में आया? साहब हम आपकी मदद करने को तैयार हैं, पर आपको भी हमारी एक शर्त माननी होगी। लेकिन आज आपने जो हम पर एहसान किया है उसे चुकाने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हाँ सर, हम बता सकते हैं पांडुपलिया गैंग तक कैसे पहुंचा जाए। तुम लोग जानते हैं इस वक्त वो कहाँ?
नहीं साहब, हमारा तो काम सिर्फ जेवरात को बेचना है, लेकिन हम मज्जारों का गैंग किन किन जगहों पर कितनी देर के लिए रुकता है ये हम आपको बता सकते हैं। किन किन जगहों पर? सर, एएसआई आस्था को पांडुपालिया गैंग ने किडनैप किया है। उनका एक धमकी भरा लेटर भी मिला है। उस लेटर में लिखा है कि उनका अगला टारगेट आप हैं। जैन सर। जैन त्रिपाठी, क्या हो रहा है? बड़ा था सर, एसपी साहब के ऑर्डर से आपके घर पे 24 घंटे सिक्योरिटी रहेगी। पूर्णिमा खून से नहाऊंगा मैं। मदन, भाग पुलिस! लेके जाओ सर। आएंगे हम, आशीर्वाद से बाहर आएंगे। अगले कुछ महीनों में पुलिस ने पांडुपालिया गैंग के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिसमें 10 साल के बच्चों से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक शामिल थे। ये गैंग एक मोडस ऑपरेंडी पर काम करता था। औरत और बच्चे जगह जगह पर घूमकर ऐसे घरों का पता लगाते थे जहां सदस्य कम हो या जहां बुजुर्ग रहते हो या औरत अकेली रहती हो। ये इनके इजी टारगेट होते थे। पूछताछ में गिरोह के एक सदस्य ने बताया कि आमतौर पर वो उन घरों को निशाना बनाते थे जो मोहल्ले के आखिरी में हो या जो नदी और मैदानों के पास हो, जहाँ से भागने में आसानी हो। मैं इस बात को अच्छी तरह से समझती हूँ कि हमारे समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जिसके साथ सालों से नहीं दशकों से अन्याय हुआ है और उन्हें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का मौका कभी मिला ही नहीं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि कोई जुर्म का रास्ता इख्तियार कर ले। इस तरह से तो पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा हो जाएगा और पिछड़े वर्ग का हर सदस्य मुजरिम बन जाएगा। लालच एक ऐसा नशा है जो ज़मीर पर हावी हो जाता है। इंसान सही और गलत के बीच में अंतर नहीं कर पाता, कहाँ रुकना चाहिए वो समझ नहीं पाता। ऐसे गैंग्स लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं, लोगों का सांस लेना मुश्किल कर देते हैं। आज पुलिस की पुरजोर कोशिशों के बाद पांडुपालिया गैंग का आतंक कम हो गया है। इस खौफनाक गैंग को रोकने के लिए यूपी पुलिस ने जो दिलेरी दिखाई वो सराहनीय है। टीम क्राइम पेट्रोल की तरफ से मैं आज उनकी बहादुरी को सलाम करना चाहती हूँ। आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी आशा के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी अगले केस के साथ। आप देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।